चैप्टर 244 दो रैंक्स की तरक्की। फीफ का इनाम, दरबार में हंगामा, यिंग ज़ैंग की तसल्ली। पूरा दरबार चुन्यू युए के खिलाफ फट पड़ा। किसी ने उसकी बातों की कड़ी निंदा की तो कुछ लोग सीधे सीधे गालियों पर उतर आए। पहले जब भी चुन्यू युए अलग अलग बहाने बनाकर ज़ाओ फेंग को निशाना बनाता था, ज्यादातर मंत्री उसे नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन इस बार बात अलग थी। ज़ाओ फेंग ने देश के लिए महान योगदान दिया था, लोगों के लिए एक विदेशी शत्रु का पूरा सफाया किया था। वो सिर्फ किन का ही नहीं, पूरी कौम का वीर था। ऐसे वीर के काम पर भी कीचड़ उछालना, ये बात कई अधिकारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से चुन्यू युए की बातें बिल्कुल हास्यास्पद थीं। दया, दुश्मन पर दया। क्या उन विदेशी हमलावरों ने कभी निर्दोष नागरिकों पर रहम दिखाया था? इस पल चुन्यू युए खुद भी घबरा गया। दरबार की चारों तरफ से आ रही गुस्सा भरी नज़रों और तीखे शब्दों ने उसका चेहरा फीका कर दिया। असल में वो सिर्फ इतना चाहता था कि किसी तरह ज़ाओ फेंग को स्टेट कमांडर बनने से रोका जा सके। राजा का झुकाव देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया और बीच में बोल पड़ा था। माननीय मंत्रियों, इस बात में ग्रैंड ट्यूटर चुन्यू के शब्द निश्चित रूप से अति सीमा में थे। वांग वान आगे बढ़े और बुलंद आवाज में बोले। वांग वान के शब्द सुनते ही पुराने प्रधानमंत्री होने के नाते कई मंत्री उनके सामने ज्यादा बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं कर सके। दरबार का शोर धीरे धीरे शांत होने लगा। चुन्यू युए, अगली बार अगर ऐसी बकवास बोली तो मैं इतना दयालु नहीं रहूंगा। युद्ध के मैदान में दया, दुश्मन को छोड़ देना। तुम्हारी लॉजिक से तो सिर्फ किन के सैनिकों को मरना चाहिए और दुश्मन को कुछ ना हो। वांग जियान ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस कह रहा था, युद्ध के दौरान नागरिकों पर हमला करना कुछ ज्यादा ही हो जाता है। विदेशी लोग बर्बर हैं, वो मासूम लोगों का कत्ल करते हैं, लेकिन क्या हमें भी वही करना चाहिए? चुन्यू युए ने बेकार की सफाई देने की कोशिश की। तुम्हारी बात माने तो अगर मैं तुम्हारा पूरा खानदान मार दूं तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? वांग जियान ने व्यंग्य से पूछा। तुम चुन्यू युए गुस्से से कांपते हुए वांग जियान की तरफ उंगली उठाने लगा। यही होता है कन्फ्यूशियनों का रास्ता। हास्यास्पद, बिल्कुल हास्यास्पद। ग्रैंड ट्यूटर चुन्यू, जैसे तुम दूसरों से व्यवहार चाहते हो वैसा ही तुम भी करो। ये सिद्धांत तब तक ठीक है जब तक बात खुद पर ना आए। तुम कहते हो विदेशी बर्बर हैं, पर क्या इसका मतलब ये है कि देश के लिए लड़ने वाले हमारे योद्धा भी बर्बर हैं? अगर ऐसा है तो तुम सच में घिनौने और तुच्छ हो। जो दरबार थोड़ी देर पहले शांत हुआ था, फिर से गुस्से से गूंज उठा। ग्रैंड ट्यूटर चुन्यू, बस करो। अब वांग वान भी खुद को रोक नहीं पाए और चुन्यू युए को डांट दिया। ऐसे मूर्ख साथी को वांग वान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वांग वान की फटकार सुनते ही चुन्यू युए हिल गया। उसने सिर झुका लिया और फिर बोलने की हिम्मत नहीं की। गार्ड्स। इस पल अब तक चुप बैठे यिंग ज़ैंग बोले। उनकी आवाज़ साफ, ठंडी और भयंकर अधिकार से भरी थी। इंपीरियल गार्ड्स का एक दल तुरंत दरबार में आया। चुन्यू युए को यहाँ से बाहर फेंक दो। जब तक ज़ाओ फेंग राजधानी नहीं लौटता, चुन्यू युए दरबार में कदम नहीं रखेगा। ज़ाओ फेंग के लौटने पर चुन्यू युए खुद ज़ाओ फेंग से, उत्तर की सीमा पर शहीद हुए सैनिकों से और दुश्मन के हाथों मारे गए मासूम नागरिकों से माफ़ी मांगेगा। और इसके अलावा चुन्यू युए के पास गुरु बनने लायक चरित्र नहीं है। अब से वो फसू का शिक्षक नहीं रहेगा। यिंग ज़ैंग के शब्द कठोर और निश्चित थे। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति महसूस कर सकता था राजा कितने क्रोधित थे। चुन्यू युए का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ आ गया था कि इस बार उसने सच में असंवेदनशील गलती की है। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। दरबार में ग्रैंड ट्यूटर होने के बावजूद चुन्यू युए के पास कोई असली शक्ति नहीं थी, सिर्फ पिटिशन देने का अधिकार था। लोग उसे सिर्फ इसलिए छेड़ने से डरते थे क्योंकि उसका संबंध क्राउन प्रिंस फसू से था। लेकिन अगर वो पद ही चला गया तो वो कुछ भी नहीं रहेगा। फसू का चेहरा बदल गया। अब वो और चुप नहीं रह सका। पिताजी,
आज मेरे गुरु के शब्द निश्चित रूप से अति सीमा में थे। उनकी बातें उन लोगों का अपमान थी जो विदेशी हमलावरों के हाथों मारे गए, और उन सैनिकों का भी जो उत्तर में लड़े। लेकिन उनका उद्देश्य आखिरकार किन के लिए ही था। बदला सिर्फ बदला पैदा करता है। विदेशियों ने हमारे लोगों का कत्ल किया, ये इसलिए क्योंकि उनके पास न वर्च्यू है न दया। हम झुंगुआ के लोग मर्यादा और धर्म जानते हैं। अगर हम हमेशा विदेशी जातियों को दुश्मन ही मानते रहेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। उनसे निपटने के लिए सेना जरूरी है, पर हम उन्हें पूरी तरह से सिर्फ तलवार से नहीं मिटा सकते। सिर्फ दया और सद्भाव से ही हम उन्हें सच में झुका सकते हैं। और फिर मेरे गुरु ने मुझे 10 साल तक शिक्षा दी है। गुरु शिष्य का बंधन तोड़ना असंभव है। मैं किसी और को अपना गुरु नहीं मानूंगा। मैं सिर्फ एक ही गुरु को मानता हूँ। फसू जोर से बोला और इंपीरियल सीढ़ियों के सामने घुटनों पर बैठ गया। प्रिंस? फसू का ये दृढ़ संकल्प देखकर चुन्यू युए की आंखें भर आईं। फसू के शब्द सुनते ही यिंग ज़ेंग की आंखों का ठंडापन और गहरा हो गया। उसमें गहरी निराशा थी। दया और धर्म से उन्हें जीतना? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना बेटा इतना मूर्ख निकलेगा। अगर फेंग ना होता और अगर एक दिन मैं चला जाऊं और किन फसू के हाथ में चला जाए, तो क्या 2 पीढ़ियों में ही किन का पतन तय हो जाता? यिंग ज़ेंग के दिल में जज्बातों का तूफान उठ रहा था। फूसू से जुड़ी निराशा अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। इस हाल में चुन्यू युए तुम्हारा गुरु जिंदगी भर बना रहे, यिंग ज़ेंग ने ठंडी आवाज में कहा। उसके हर शब्द में गहरी निराशा भरी हुई थी। महाराज? वांग वान और क्वी ज्वांग ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में घबराहट साफ छलक रही थी। वो दोनों यिंग ज़ेंग के स्वर में छिपी हुई निराशा को बखूबी महसूस कर रहे थे। बहुत बढ़िया। भाई ओ भाई, तुम सच में कितने मूर्ख हो। ग्रैंड ट्यूटर चुन्यू ने इतनी अज्ञान भरी बातें बोली, फिर भी तुम उसका साथ दे रहे हो। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। पिताजी ने तुमसे पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी है। हु हाई मन ही मन हंस रहा था, इस पूरे हालात का मजा लेते हुए। बिल्कुल परफेक्ट। भाई, तुम्हारी मूर्खता ने मेरी राह और आसान कर दी है। शुक्रिया, सच में शुक्रिया इस बात का सबूत देने के लिए कि तुम सिंहासन की योग्य नहीं हो। शुक्रिया चिन का भविष्य मुझे थाल में सजा कर देने के लिए। फूसू ने सिर झुकाकर यिंग ज़ेंग को गहरा नमन किया। उसकी आंखों में अजब सी तसल्ली थी। वो वफादारी, पितृभक्ति और धर्म का आदमी था। वो समझता था कि चुन्यू युए ने उसके पक्ष में बोलते हुए बात रखी थी, बस परिस्थिति का गलत अंदाजा लगा लिया था। अगर इस घटना के चलते वो चुन्यू युए का शिष्य न रह पाता तो फूसू सच में अपने आप को दोषी मानता। यिंग ज़ेंग ने नज़र हटा ली। अब वो फूसू को देखना भी नहीं चाहता था। हाथ हिलाते ही कई इंपीरियल गार्ड्स आगे बढ़े और चुन्यू युए को पकड़कर दरबार से घसीटते हुए बाहर ले गए। पूरे प्रक्रिया के दौरान किसी ने भी उसके लिए सिफारिश करने की हिम्मत नहीं की, न ही कोई करना चाहता था। आज चुन्यू युए की बातों ने सच में सभी दरबारियों की आंखें खोल दी थीं। ज़ाओ फेंग ने उत्तर में विदेशी जातियों के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया, उनका राज दरबार नष्ट किया और उनके राजा को मार गिराया। उसने बेमिसाल योगदान दिया है। उसे पुरस्कार मिलना ही चाहिए। पहले मैं उसे एक पद पर तरक्की देने का विचार कर रहा था, लेकिन अब वो काफी नहीं है। यिंग ज़ेंग की आवाज शांत थी, लेकिन निर्णय बिल्कुल पक्का था। इस एक घोषणा के साथ उसने हान फेई और ली सी के पहले दिए गए सुझाव पर मोहर लगा दी। सिर्फ एक रैंक बिल्कुल नाकाफी। एक बुजुर्ग मंत्री आगे बढ़ा। मेरी तुच्छ राय में सुप्रीम जनरल के असाधारण योगदान को देखते हुए उन्हें एक और पद पर तरक्की मिलनी चाहिए। इस तरह कुल मिलाकर 2 पद की तरक्की। तब सुप्रीम जनरल साम्राज्य के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली सेनापति बन जाएंगे।
सुप्रीम जनरल पहले ही हमारे 20 पद की प्रणाली के सबसे ऊंचे सैनिक पद पर पहुंच चुके हैं, ग्रैंड मार्शल का पद। वांग वान नहीं चाहते थे कि जाओ फेंग इतनी तेजी से ऊपर चढ़ जाए। प्रधानमंत्री होने के नाते दरबार के क्रम में वो अभी भी जाओ फेंग से थोड़ा ऊपर था, लेकिन अगर जाओ फेंग ग्रैंड मार्शल बन गया तो पूरी सेना का सर्वोच्च अधिकार उसके हाथ में आ जाएगा। उस हाल में वांग वान के पास उसे नियंत्रित करने का कोई जरिया नहीं रहेगा, और एक बार जाओ फेंग उस पद पर पहुंच गया तो जब तक वो राजद्रोह ना करे उसे कोई छू भी नहीं सकता। उसकी शक्ति इतनी विशाल हो जाएगी कि कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। बेशक एक ही संभावना बची रहेगी, यिंग ज़ेंग गद्दी छोड़ दे, क्योंकि नया सम्राट आता है तो नया दरबार बनता है। शायद वही एकलौता तरीका होता जाओ फेंग को उस उच्च पद से हटाने का। प्रधानमंत्री वांग, क्या आप कहना चाहते हैं कि जाओ फेंग ग्रैंड मार्शल बनने के योग्य नहीं है? यिंग ज़ेंग की नज़र सीधी वांग वान पर टिकी थी। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। वांग वान ने तुरंत झुककर जोर से कहा, महाराज, सुप्रीम जनरल निश्चित रूप से इस पद के पूरे योग्य हैं। इस अभियान में जहां उन्होंने हजारों सैनिकों को लेकर उत्तर की सीमा पर चढ़ाई की, अनेक विदेशी शत्रुओं को मार गिराया, ये सच में एक महान गाथा है। सच तो ये है कि सिर्फ ग्रैंड मार्शल का पद ही नहीं, युद्ध के योगदान के आधार पर कोई राजसी उपाधि मिलना भी पूरी तरह न्यायसंगत है। लेकिन महाराज, एक बात पर विचार आवश्यक है। हमारे चिन साम्राज्य की 20 पद की कुलीन प्रणाली पहले ही अपनी सीमा पर पहुंच चुकी है। ग्रैंड मार्शल सैनिक पद का शिखर है। अगर जाओ फेंग अभी ही ग्रैंड मार्शल बन गया तो भविष्य में अगर वो और भी बड़े युद्ध जीत लेता है तो हम उसे क्या पुरस्कार देंगे? अगर हम उसे बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा देंगे तो आगे चलकर देने के लिए कोई पद बचेगा नहीं। ये परिणाम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा सुप्रीम जनरल अभी सिर्फ 22 साल का है, उसका भविष्य अभी बहुत लंबा है। वांग वान के शब्दों में तारीफ भी थी और छिपा हुआ संकेत भी, और जैसे ही उन्होंने बात पूरी की, दरबार के कई मंत्री सिर हिलाने लगे। बिल्कुल सही, सुप्रीम जनरल ने अद्भुत काम किया है और ग्रैंड मार्शल का पद बिल्कुल उचित होता। लेकिन दुनिया में अभी 2 प्रतिद्वंद्वी राज्य बाकी हैं। अगर जाओ फेंग अभी ही ग्रैंड मार्शल बन गया तो जब वो अंतिम विजय हासिल करेगा तब हम उसे क्या पुरस्कार देंगे? और जैसे प्रधानमंत्री वांग ने कहा, वो अभी बहुत युवा हैं। जरा देखिए, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा पद कब और कहाँ देखा गया है? अगर हम अभी सभी संभावित तरक्कियां खर्च कर देंगे तो आगे मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अति तरक्की न साम्राज्य के लिए न ही सुप्रीम जनरल के लिए। दरबार में धीमी धीमी चर्चा चलने लगी। तब एक और वरिष्ठ अधिकारी कुई ज्वांग आगे बढ़ा। मिसाल के तौर पर जाओ राज्य में लीमू को भी कभी ऐसा ही उपाधि से सम्मानित किया गया था। लीमू के अलावा भी कई लोग थे, लेकिन उन सब में से इतिहास में सचमुच सिर्फ एक ही नाम अमर रहा, बाईची। वो वुआन जुन के पद का ही पर्याय बन गया। महाराज विवेकवान हैं। वांग जैन तुरंत आगे बढ़े और जोर से घोषणा की। हैनफी और लीसी ने एक दूसरे की तरफ देखा। गुरु शिष्य होने के बावजूद अब दोनों के हित एक जैसे थे। बिना कुछ कहे दोनों एक साथ आगे आए और बोले, महाराज विवेकवान हैं। वेलियाओ ने भी आगे बढ़कर अपना समर्थन व्यक्त किया। पल भर में पूरा दरबार एक ही आवाज से गूंज उठा। वांग वान, बूढ़े लोमड़ी, तुमने मेरे बेटे को ग्रैंड मार्शल बनने से रोकना चाहा, फिर मैं उसे सीधा राजसी उपाधि ही दे देता हूँ। यिंग ज़ेंग मन ही मन हंस पड़ा। उसका अंतिम उद्देश्य, जब तक पूरे देश का एकीकरण ना हो जाए और जब तक वो सबके सामने जाओ फेंग को अपना बेटा घोषित न कर दे, तब तक वो जाओ फेंग की हैसियत को सबसे उच्च शिखर तक पहुंचाना चाहता था, ताकि उसके पास दरबार पर निर्णायक अधिकार हो। और आज यिंग ज़ेंग ने उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया था। अगला कदम, जाओ फेंग को ग्रैंड मार्शल बनाना, पूरी सेना का सर्वोच्च सेनापति।
सैनिक शक्ति का शिखर, तिन का निर्विवाद पहला योद्धा। ज़ाओफेंग के सम्मान के बारे में उसकी राजधानी वापसी पर आधिकारिक घोषणा की जाएगी। रेनशाओ, ज़ाओफेंग कब लौटने का विचार कर रहा है? यिंगज़ेंग ने पूछा। महाराज, रेनशाओ ने विनम्रता से उत्तर दिया, सुप्रीम जनरल ने कहा है कि शांगपिंग के कार्य निपटाने के बाद वो पहले शाचियो जाकर अपनी माता को नमन करेगा, उसके बाद ही वो स्यानयांग लौटेगा। यिंगज़ेंग ने सिर हिलाया, समझ गया। उत्तर की सीमा में घुसकर इतना बड़ा गदर मचाया, उसकी माँ जरूर घबरा गई होगी। ये जानकर कि ज़ाओफेंग पहले शाचियो जाएगा, यिंगज़ेंग के मन को कुछ शांति मिली। 10,000 इलीट घुड़सवारों के साथ उत्तर के बर्बर इलाकों में घुसने की खबर पहले ही फैल चुकी थी। उसकी प्यारी आफंग को भी ये सब पता होगा। वो हर दिन चिंता में ही जी रही होगी। यिंगज़ेंग उसे तसल्ली देना चाहता था, लेकिन उसके पास मौका ही नहीं था। उसके विचार बदल गए। महाराज, सुप्रीम जनरल ने यह भी निवेदन किया है कि बर्बरों के खिलाफ युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के लिए 2 गुना मुआवजा दिया जाए। मेरा मानना है कि इससे पूरी सेना का उत्साह बढ़ेगा और इसके अलावा बर्बरों के खिलाफ युद्ध में मरने वाले सभी सैनिकों को यही मुआवजा मिलना चाहिए। वे लियाओ ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव रखा। मैं ऐसा निवेदन कैसे न मानूं? यिंगज़ेंग हंसा, फिर वे लियाओ की तरफ देखा। इस काम की जिम्मेदारी तुम खुद संभालो। सुनिश्चित करो कि उत्तर अभियान में लड़ने वाला कोई भी सैनिक अपने आप को अकेला महसूस ना करे। वे लियाओ आदेश स्वीकार करता है। दरबार की बैठक आगे बढ़ती रही। ज़ाओफेंग के मामले ने थोड़ी देर के लिए कार्यवाही को रोका जरूर था, लेकिन जल्द ही बैठक का केंद्र पुराने यन राज्य के शासन प्रशासन पर लौट आया। यन राज्य के पतन के बाद किन के सामने काम ही काम था। प्रशासन, शांतिकरण, सेना का पुनर्गठन, शहीद सैनिकों के लिए मुआवजा, हर एक बात बेहद महत्वपूर्ण थी। जब आखिरकार दरबार की बैठक समाप्त हुई, जनरल वांग, बधाई हो। अब जबकि ज़ाओफेंग को वुआनजुन की उपाधि मिल चुकी है, तो ये वाकई जश्न का मौका है। बिल्कुल, सैनिक योगदान पर राजसी उपाधि ऐसे सम्मान को हुए सालों बीत गए थे। अब ज़ाओफेंग तिन की सेना का निर्विवाद नेता बन चुका है। बधाई। वांग जेन के करीबी कई मंत्री आगे आए और उसे बधाई देने लगे। आप सब बहुत कृपालु हैं, वांग जेन मुस्कुराते हुए बोले। कल? हाँ, कल जिउक्सियान टैवर्न में मैं खुद आप सब के लिए दावत दूंगा। वांग जेन ने हाथ जोड़कर खुशी से कहा। माहौल गर्मजोशी और अपनेपन से भरा हुआ था। उसी पल वांग जेन की नज़र कोने से वांग वान के मुरझाए चेहरे पर पड़ी। वो इस मौके को हाथ से जाने देने वाला नहीं था। आगे बढ़कर वो हंसते हुए बोला, प्रधानमंत्री वांग, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप बीच में ना आते तो मेरे दामाद ज़ाओफेंग को वुआनजुन बनने का ये मौका ही ना मिलता। जब ज़ाओफेंग लौटेगा, मैं उसे ज़रूर कहूँगा कि वो आपका शुक्रिया अदा करे। बिल्कुल। और हाँ, उस बूढ़े पंडित चुनियू युए को याद दिला देना, उसे खुद आकर माफ़ी मांगनी होगी, वरना मैं महाराज से औपचारिक रूप से अर्जी लगाऊंगा कि उसे दंड दिया जाए। इतना कहकर वांग जेन जोर जोर से हंसता हुआ मुड़ गया और चला गया। पीछे छोड़ गया वांग वान का और भी ज्यादा अंधेरा पड़ता चेहरा। चैप्टर 245 चैप्टर 245 ज़ांगताई पैलेस में दोनों परिवार हंसते रहे। इंपीरियल कोर्ट के अंदर कई अधिकारी वैंग वैन के काले पड़ते चेहरे और वैंग जियन की खुली हुई हंसी और टॉन्स को देख रहे थे। ज्यादातर लोग बस तमाशा देख रहे थे, मन ही मन मजे लेते हुए। ऑफ कोर्स, कुछ मिनिस्टर्स जो पहले फूसो को सपोर्ट करते थे, उन्होंने भी धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया। आखिर वैंग जियन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि वो अब ओपनली वैंग वैन और उसके फैक्शन के खिलाफ खड़ा है। वैंग वैन की अंधेरी नज़र के नीचे वैंग जियन का फिगर धीरे धीरे ग्रैंड हॉल से गायब हो गया। उसी वक्त कोई ज़्वांग वैंग वैन के पास आया। दोनों ने एक दूसरे को एक समझदार सी नज़र से देखा। चाहे वैंग जियन ने उसे डायरेक्टली टॉन्ट नहीं किया था, फिर भी कोई ज़्वांग का चेहरा भी उतना ही बिगड़ा हुआ था। ज़ांगताई पैलेस के अंदर माय किंग, वैंग जियन ने हॉल में एंटर करते ही खुलकर हंसी के साथ कहा। आज की कोर्ट सेशन तो सच में काफ़ी एंटरटेनिंग थी। उसके चेहरे पर सैटिस्फैक्शन साफ झलक रहा था।
आज का दिन उसके लिए बहुत ज्यादा सैटिस्फाइंग था। एंटरटेनिंग? यहेंग ज़ेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। बिल्कुल, वैंग जियन ने तुरंत कहा। ये सब आपकी विजडम की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, योर मैजेस्टी। ज़ाओ फेंग को स्टेट कमांडर अपॉइंट करने के बजाय आपने उसे एक नोबल टाइटल दिया। इस टाइटल के साथ ज़ाओ फेंग की मिलिट्री में प्रेस्टीज अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक पहुंच चुकी है। अब वैंग वैन और उसके लोग सिर्फ बेबस होकर देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितनी ज़्यादा अचीवमेंट ज़ाओ फेंग किन के लिए हासिल करेगा, उतना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा उसे फ्यूचर में स्टेट कमांडर बनने से रोकना। वैंग जियन के शब्दों में खुला हुआ एडमिरेशन था। बार बार वैंग वैन ने सच में अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं, और वो चुनियो युए भी। दोनों ने मुझे काफ़ी निराश किया है। यहेंग ज़ेंग का चेहरा थोड़ा सा अंधेरा हो गया। शायद आज चुनियो युए के रिमार्क्स ने ही उसे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाया था। और फूसू? कभी यहेंग ज़ेंग ने अपने सबसे बड़े बेटे से काफ़ी उम्मीदें रखी थीं, पर वक्त के साथ निराशा जमती चली गई। अब फूसू को लेकर उसकी डिसअपॉइंटमेंट हद से ज्यादा हो चुकी थी। फिर भी फूसू उसका बेटा था। माय किंग, वैंग जियन ने रिस्पेक्ट के साथ कहा, जब एक बार देश का यूनिफिकेशन पूरा हो जाएगा तो कोर्ट का भी क्लेंजिंग होना जरूरी होगा। ज़ाओ फेंग की असली पहचान यहेंग ज़ेंग से जानने के बाद वैंग जियन पूरी तरह से किंग के प्लान के साथ अलाइन हो चुका था। यहेंग ज़ेंग का मकसद साफ था, ज़ाओ फेंग को किन का फ्यूचर एयर बनाना, और वैंग जियन के लिए अपनी बेटी की शादी ज़ाओ फेंग से करने के बाद उसके परिवार की किस्मत भी ज़ाओ फेंग से जुड़ चुकी थी। अगर उसे पहले ही ज़ाओ फेंग की असली आइडेंटिटी पता होती तो शायद वो थोड़ा हेजिटेट करता, पर अब जब उसकी बेटी ज़ाओ फेंग के बच्चों की मां बन चुकी थी तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना फैसला कर लिया था, क्योंकि अगर फूसू एयर बन गया तो वैंग जियन का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। आखिर वो लोग पूरी तरह से वैंग वैन के फैक्शन से रिश्ते तोड़ चुके थे। चाहे फूसू कितना भी दयालु हो, वैंग वैन और उसके सपोर्टर्स वैंग फैमिली को कभी नहीं छोड़ते। यही थी इंपीरियल पॉलिटिक्स की सच्चाई। ऑफ कोर्स वैंग वैन और उसके लोग समझते थे कि फूसू के पास क्राउन प्रिंस बनने का सबसे बड़ा चांस है, पर उनके कैलकुलेशंस वैंग जियन की फोरसाइट के आगे कुछ भी नहीं थे। यहेंग ज़ेंग ये बात कई बार ऑलरेडी कह चुका था कि पिन का फ्यूचर क्राउन प्रिंस सिर्फ और सिर्फ ज़ाओ फेंग होगा। अभी किसी को पहले मूव करने की जरूरत नहीं है। जब फेंग की आइडेंटिटी सबके सामने आएगी, ये लोग खुद पहला कदम उठाएंगे। इंपीरियल कोर्ट के ऑफिशियल्स को लेकर यहेंग ज़ेंग उन्हें बहुत अच्छे से जानता था। हिस्ट्री के हर दौर में फैक्शनल स्ट्रगल्स हमेशा रहे हैं। यहेंग ज़ेंग ने पुराने अरिस्टोक्रेट्स को सप्रेस करके और नए टैलेंटेड कॉमनर्स को ऊपर लाकर अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश की थी। पावर बैलेंस मेंटेन करना उसने हमेशा केयरफुली किया। पुरानी नोबिलिटी और नए ऑफिशियल्स को एक दूसरे के खिलाफ रखकर उसने कोर्ट पर अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखा। पर इस स्ट्रगल को हमेशा एक स्टेबलाइजिंग फोर्स चाहिए होती है, और वो फोर्स पिन का फ्यूचर एयर होता है। पुरानी अरिस्टोक्रेसी फूसू को सपोर्ट करती थी, कई नए ऑफिशियल्स हु हाई के साथ थे और कुछ न्यूट्रल बने हुए थे। पर जैसे जैसे पिन पूरी तरह से यूनिफाई होने के करीब आ रहा था, सक्सेशन को लेकर कोर्ट एक बैटलफील्ड बनने ही वाला था। हर फैक्शन अपना कैंडिडेट चूज करेगा। यही थी इंपीरियल पॉलिटिक्स की फितरत। माय किंग, वैंग जियन ने आगे कहा, अब जब यन कॉन्कर हो चुका है, सिर्फ की और चू बाकी रह गए हैं। यूनिफिकेशन अब दूर नहीं है। बिल्कुल, यहेंग ज़ेंग ने आंखों में चमक के साथ कहा, यूनिफिकेशन करीब है। ना मैंने पिन के पुराने राजाओं को डिसअपॉइंट किया है, ना ही अपनी प्रजा की उम्मीदों को। यन के गिरने के साथ एक यूनिफाइड एम्पायर का सपना अब हकीकत बनने के बिल्कुल करीब आ चुका था। ये बात हर कोई देख सकता था। शाक्यू कमांड्री में, शाह विलेज में, रात के अंधेरे में, ज़ाओ रेजिडेंस के अंदर ज़ाओ फेंग और श्याओ हे आमने सामने बैठे थे। बीच में रखी टेबल पर मशहूर वाइन इमॉर्टल टैवन के लजीज पकवान और शानदार शराब सजी थी। ये वाइन वाकई अपनी रेपुटेशन के लायक है, सिर्फ इसकी खुशबू ही काफी है, श्याओ हे हंसी के साथ बोला, कप को नाक के पास लाते हुए। गवर्नर श्याओ, ज़ाओ फेंग हंसते हुए बोला, मैंने आपको सिर्फ वाइन सुंघाने के लिए नहीं बुलाया है, दिल खोल के पियो।
शाओहे का ये फ्री स्पिरिटेड अंदाज जाओ फेंग को काफी पसंद आया। कोई हैरानी नहीं थी, आखिर शाओहे हिस्ट्री का एक मशहूर टैलेंटेड फिगर था। सिर्फ आधे दिन के साथ के बाद ही दोनों के बीच की शुरुआती फॉर्मल स्टिफनेस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। या फिर ये कि जाओ फेंग के साथ वक्त गुजारकर शाओहे को समझ आ गया था कि ये जनरल फॉर्मेलिटीज का गुलाम नहीं है, इसलिए शाओहे ने भी अपना नेचुरल अंदाज दिखा दिया। मशहूर जनरल जाओ फेंग का पर्सनल इनविटेशन, सोचो कितने लोग मुझसे जल रहे होंगे, शाओहे हंसी के साथ बोला। उसने अपना कप उठाया और एक घूंट भरकर पी ली। झाओ फेंग ने वाइन का एक घूंट लिया और फिर पूछा, गवर्नर श्याओ, आपके हिसाब से पूरे एम्पायर के गवर्नेंस का हल कैसा है? अराजकता, व्यवस्थित। श्याओहे ने बिना सोचे सिर्फ 2 शब्द बोले। ओ, झाओ फेंग ने भौएं उठाईं और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जरा डिटेल में बताओगे? किन एम्पायर का रूल काफी सख्त कानूनों पर चलता है। जो कानून तोड़े उसे सजा मिलती है, लेकिन कानून चाहे कितनी ही अच्छे क्यों ना हो, उन्हें इम्प्लीमेंट करने वाले अधिकारी होते हैं। और अधिकारी कोई संत नहीं होते जिनमें स्वार्थ बिल्कुल ना हो। बहुत से लोग कानून का यूज लोगों को दबाने के लिए करते हैं। बहुत से लोग उसे अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं। राजधानी से जितनी दूर जाते जाओ, कानून का पालन उतना ही बिगड़ता जाता है। राजा की अथॉरिटी से जितना दूर, उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार और अन्याय। मैंने सुना है जब आप पहली बार जनरल बने थे, आपने खुद तलवार उठाकर गुनेगारों को सजा दी थी और करप्ट ऑफिशियल्स को मौके पर पनिश किया था। ये कहानी पूरे किन में फैल चुकी है, लेकिन ऐसे केसेस कोई 1-2 नहीं है। ये समस्या पूरे एम्पायर में फैली हुई है। हर कोई इतना लकी नहीं होता जैसे आपके नीचे लड़ने वाले सैनिक। हर किसी के पास कोई ऐसा नहीं होता जो उनके लिए खड़ा हो सके। जनरल शाओहे ने अपना कप उठाया। उसकी आवाज में गहरा विचार था। लॉ सिस्टम का बिगड़ना, ऑफिशियल्स का बहकाव, यही है वो केओस जिसकी बात गवर्नर श्याओ कर रहा है। झाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, और दूसरा शब्द? ऑर्डर? दूसरा शब्द? शाओहे ने हल्का सा साई लिया। वो तो सिंपल है। ग्रेट किन में ऑफिशियल्स की संख्या बहुत कम है और ज्यादातर ऑफिशियल्स और स्कॉलर्स सिर्फ नोबिलिटी के थ्रू रेकमेंड होते हैं। ये सिस्टम जाओ डायनेस्टी के ज़माने से चला आ रहा है, जब ज़मीन वैजल्स में बांट दी गई थी। कॉमन लोगों के पास पढ़ने का मौका ही नहीं होता, तो आगे बढ़ने या ऑफिशियल बनने की बात तो दूर की है। नोबिलिटी रूल करती है, नोबिलिटी ही नॉलेज कंट्रोल करती है। यही है इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर, और इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। शाओहे ने गहरी सांस ली। शाओहे के लगभग 30 साल के चेहरे पर एम्बिशन और स्टेटस क्वो को न मानने की जिद साफ दिखती थी। झाओ फेंग बस मुस्कुरा दिया। तो क्या तुम्हें लगता है इन दोनों सिचुएशंस को तोड़ने का कोई मौका है? मुश्किल, बहुत मुश्किल। लेकिन सच कहूं तो ग्रेट किन पहले ही इस सिस्टम को तोड़ने का पहला कदम उठा चुका है। मिलिट्री मेरिट सिस्टम। इसने कॉमनर्स और नोबिलिटी के बीच की दीवार तोड़ दी है। जिनके पास युद्ध की अचीवमेंट्स हैं, वो रैंक में ऊपर जा सकते हैं, नए एलीट बन सकते हैं और फिर अपनी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाने के रिसोर्सेज दे सकते हैं। इस मामले में ग्रेट किन पूरी दुनिया से आगे है, लेकिन ये अभी भी काफ़ी नहीं है। भले ही फ्यूचर में ग्रेट किन पूरी दुनिया यूनिफाई कर ले, अगर ये हालत न बदली तो स्टेबिलिटी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। केओस फिर भी फैलता रहेगा, और अगर केओस की जड़ देखी जाए तो वो है इंपीरियल कोर्ट का कमज़ोर सुपरविजन। कोर्ट के पास सेंसर्स हैं जिन्हें ऑफिशियल्स पर नज़र रखने और इम्पीच करने का हक है, लेकिन वो सेंसर्स इतने ऊंचे दर्जे पर बैठे होते हैं, क्या आपको लगता है वो सच में आम लोगों का दुख खुद अपनी आंखों से देख पाते होंगे? यहाँ आकर शाओहे हंस पड़ा, लेकिन ये हंसी मीठी नहीं थी, बल्कि चिंता से भरी हुई एक कड़वी हंसी थी। उसने अपना कप उठाया और एक ही सांस में वाइन पी गया। शाओहे, झाओ फेंग ने धीरे से कहा, लोआई में जन्म, लेट जाओ डायनेस्टी का आदमी, फिर भी किन से कोई नफरत नहीं। तुम ज्ञानी हो, केपेबल हो, इसीलिए ऑफिशियल बने। झाओ फेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। झाओ फेंग ने एक पल में ही उसकी बैकग्राउंड सही गैस कर ली। शाओहे थोड़ा सा चौंका, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। हिस्ट्री की लहरों में कमज़ोर राज्य टिक नहीं पाते,
इसमें नफरत कैसी? अगर और पीछे जाकर देखें तो ये सारी जमीन कभी शैंग डायनेस्टी की थी। राज्यों का उठना और गिरना तय है, कोई भी आदमी इसे नहीं रोक सकता। अगर किन चाइना के 100 सालों के युद्ध खत्म कर सके और वाक्शिया लोगों के बीच के अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स मिटा सके तो सब कुछ वर्थ इट है। आज की युद्ध स्थिति देखकर साफ दिख रहा है कि किन यूनिफिकेशन के बिल्कुल करीब है। अगर किन का राजा लोगों को सुख समृद्धि दे सके, कानून को मजबूत करे, ऑफिशियल्स पर नज़र रखे और टैलेंट को बढ़ावा दे, तो किन बिना मिसाल की महानता हासिल करेगा। श्याओ हे ने बहुत सिंसियरिटी के साथ कहा। श्याओ हे की बातों की क्लैरिटी और गहराई सुनकर झाओ फेंग पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। अचानक उसने गंभीर आवाज में पूछा, अगर मैं तुम्हें शक्ति के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचने का मौका दूं और एम्पायर को स्टेबल रखने में तुम्हारी भूमिका हो, तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? ये सुनते ही श्याओ हे का शरीर हल्का सा कांप गया। वो समझ गया, ये झाओ फेंग का रिक्रूटमेंट ऑफर था। अगर वो मना करता तो शायद जिंदगी भर शाचिंग काउंटी का गवर्नर ही बना रहता। आगे बढ़ने का मौका लगभग शून्य होता। लेकिन अगर वो हाँ कहता तो उसके सामने अनंत संभावनाएं खुल जाती। उसने फैसला करने में एक पल भी नहीं लगाया। श्याओ हे तुरंत खड़ा हुआ और झाओ फेंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया। श्याओ हे तैयार है। शाओ हे को अपनी वफादारी का इजहार करते देखकर ज़ाओ फेंग पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। वो आगे बढ़ा और खुद अपने हाथों से शाओ हे को उठाया। मैं स्वीकार करता हूँ, ज़ाओ फेंग ने गंभीर आवाज में कहा। हिस्ट्री के अर्ली हान डायनास्टी के 3 महावीरों में से एक अब उसके हाथ आ चुका था। एक बेमिसाल एडमिनिस्ट्रेटर अब उसकी टीम का हिस्सा बन चुका था। आज रात मेरी रेजिडेंस में आराम करो, ज़ाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। कल मैं तुम्हें 2 लोगों से मिलवाऊंगा। समझा? शाओ हे ने तुरंत सिर हिला दिया। चलो फिर से पीते हैं, ज़ाओ फेंग हंसते हुए बोला। बाहर से शांत दिखता था, पर अंदर ही अंदर ज़ाओ फेंग का दिल उत्साह से भरा हुआ था। शाओ हे अब उसके कमांड के नीचे आ चुका था। इसी बीच हैन शिन इस वक्त ली मू से पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा था। उसका मिलिट्री टैलेंट देखकर उसका भविष्य बिल्कुल चमकदार लग रहा था। अर्ली हान डायनास्टी के 3 महावीरों में से 2 अब ज़ाओ फेंग के हाथ में थे। रही बात झांग लियांग की, शायद उसे रिक्रूट करना नामुमकिन था। आखिर झांग लियांग गिरे हुए हान राज्य का नोबल था। उसके दिमाग में बचपन से देश को दोबारा जिंदा करना और किन को गिराना भरा गया था। ऊपर से ज़ाओ फेंग ने खुद झांग लियांग के पिता को एग्जीक्यूट किया था। इस हालात में उसे अपनी तरफ लाना लगभग नामुमकिन था। इस वक्त झांग लियांग कहाँ है, ये किसी को नहीं पता। गिरे हुए राज्यों के नोबल परिवारों में से कुछ ने शांति के लिए ओपनली किन के सामने सरेंडर कर दिया, और कुछ चूहे जैसे अंधेरों में छुपे हुए थे, कभी सामने नहीं आते। जब तक वो खुद को एक्सपोज नहीं करते, ग्रेट किन के लिए उन्हें पूरी तरह मिटा देना मुश्किल था। आखिर चाइना बहुत बड़ा था, जमीन विशाल थी और आबादी काफी फैली हुई। अगला दिन ज़ाओ फेंग ने सफर शुरू किया। उसके साथ सिर्फ 100 से कम पर्सनल गार्ड्स थे। उनका डेस्टिनेशन था शाचन से 10-12 मील दक्षिण में एक जंगल। रास्ते भर शाओ हे ने एक भी सवाल नहीं पूछा। अब जब वो वफादार बन चुका था, उसे पता था कि ज्यादा पूछना उसका हक नहीं। लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग एक पहाड़ी जंगल तक पहुंच गए। ये शाचन का अनइनहैबिटेड माउंटेन है, शाओ हे ने कहा। यहाँ भयानक जानवर घूमते रहते हैं। पहले लोगों पर हमले भी हुए हैं। इसीलिए पिछले काउंटी गवर्नर ने आसपास के गांव खाली करवा दिए थे। मास्टर, शाओ हे ने क्यूरियस होते हुए ज़ाओ फेंग की तरफ देखा। कहीं आप मुझे शिकार पर तो नहीं ला रहे? नए गवर्नर होने के नाते शाओ हे इस पूरे इलाके से अच्छी तरह वाकिफ था। कुछ लाख लोगों वाली एक काउंटी संभालना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। जंगल के अंदर जाओगे तो समझ आ जाएगा, ज़ाओ फेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वो घोड़े पर आगे बढ़ता रहा, उस शांत से दिखने वाले जंगल में जहाँ कभी-कभी जंगली जानवरों की दहाड़ गूंज उठती थी। ये देखकर शाओ हे ने और सवाल करना ठीक नहीं समझा।
जैसे ही वो घने जंगल के अंदर घुसे, अंधेरों से कई जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थीं। जैसे ही उनकी पहचान पक्की हुई, स्टेप स्टेप स्टेप, शांत जंगल में कदमों की आवाज गूंज उठी। 10 से ज्यादा काले कपड़ों में आदमी सामने आए और तुरंत जाओ फेंग के सामने घुटनों के बल बैठ गए। मास्टर को प्रणाम, सब एक साथ बोले। उनके चेहरों पर श्रद्धा और जुनून साफ झलक रहा था। तो यही मास्टर अपने सीक्रेट वॉरियर्स को ट्रेन करता है। एक पल में शाओ हे सब समझ गया, पर उसे हैरानी नहीं हुई। जब कोई इंसान एक सर्टेन दर्जे तक पहुंच जाता है तो अपनी ताकत को सुरक्षित रखने के लिए छुपे हुए योद्धा रखना आम बात है। और जाओ फेंग ग्रेट किन का सुप्रीम जनरल था। उसके पास अपनी प्राइवेट फोर्स होना बिल्कुल स्वाभाविक था। उठो, जाओ फेंग ने हाथ हिलाकर कहा। धन्यवाद मास्टर। सीक्रेट वॉरियर्स एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में खड़े हो गए। उनकी नज़र जाओ फेंग पर टिकी हुई थी, बिल्कुल अटल, बिल्कुल वफादार। रास्ता दिखाओ। जाओ फेंग ने एक भी एक्स्ट्रा शब्द नहीं बोला। जी मास्टर, हमारे पीछे आइए। काले कपड़ों वाले योद्धा तुरंत फैल गए और पल भर में ही अंधेरों में गायब हो गए, जैसे वो वहां थे ही नहीं। उनमें से एक, जो उनका लीडर लग रहा था, तुरंत आगे बढ़ा और रास्ता दिखाने लगा। उसके पीछे चलते हुए वो लोग टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते रहे। लगभग आधी अगरबत्ती जलने जितना समय बीतने के बाद आखिरकार वो एक लकड़ी के कैंप के सामने आ पहुंचे। प्रभु आ गए हैं, रास्ता दिखाने वाले डार्क वॉरियर ने जोर से आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनते ही कैंप के अंदर ट्रेनिंग कर रहे सभी योद्धा तुरंत रुक गए और तेजी से इकट्ठा हो गए। पल भर के अंदर 400-500 आदमी कैंप के दरवाजे पर जमा हो गए। सब एक साथ घुटनों के बल बैठ गए और गरजती आवाज में बोले, यान कोट के वूचांग प्रभु को प्रणाम करते हैं। जाओ फेंग घोड़े से उतरा और शांत कदमों से कैंप के अंदर चला गया। इनकी किलिंग इंटेंट बहुत तेज है। ये सब एलीट डार्क वॉरियर्स हैं। शाओ हे के दिल में हलचल मच गई। वो भी घोड़े से उतरा और जाओ फेंग के पीछे पीछे चल दिया। जाओ फेंग ने आगे बढ़कर सारे डार्क वॉरियर्स पर एक नज़र डाली। उन सब की आंखों में सिर्फ जुनून और भक्ति थी। ये डेथ वॉरियर्स थे जो सिर्फ एक ही चीज़ जानते थे, एब्सोल्यूट लॉयल्टी। जिनमें ज़रा भी बेवफाई होती, उन्हें जाओ फेंग कब का छांट चुका होता। यान के योद्धा सबसे निचले तबके से लिए गए थे। इस युग में लोगों की कभी कमी नहीं थी, खासकर उनकी जो जीने लायक भी नहीं बचे थे। ये वॉरियर्स उन भूखे बच्चों में से चुने गए थे जिन्हें कल का कोई भविष्य दिखाई नहीं देता था। उठो, जाओ फेंग ने स्थिर आवाज में हुक्म दिया। धन्यवाद प्रभु, सबने एक साथ जवाब दिया। एक ही पल में 100-100 आदमी एकदम एक जैसे अंदाज में खड़े हो गए। विकसित हो जाओ, जाओ फेंग ने फिर से हुक्म दिया। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर कैंप के गहरे हिस्सों की तरफ देखा। कुछ लोग तेजी से आगे बढ़े। उनमें से एक के अंदर नेतृत्व का तेज साफ महसूस हो रहा था। हालांकि उसने सदे कपड़े पहने थे, पर उसकी चाल ढाल एक पुराने सैनिक जैसी थी। उसके दोनों तरफ खड़े आदमी भी ऐसे ही थे, पूरी तरह मिलिट्री ऑरा के साथ। तीनों लगभग 40 साल के, अपने प्राइम में थे। प्रभु को प्रणाम, तीनों ने जाओ फेंग को सलाम किया। लगता है तुम सब ठीक हो, जाओ फेंग हंसते हुए बोला। फिर उसने एक की तरफ देखा और पूछा, जनरल किन किन, कैसा महसूस कर रहे हो? जो भी यान के साथ पिछली जंग में था वो इस आदमी को पहचान लेता। ये था किन किन, यान का पुराना सुप्रीम जनरल। बाहरी दुनिया के लिए किन किन कब का मर चुका था, पर आज वो यहीं खड़ा था, जिंदा और स्वस्थ, बिल्कुल ली मू की तरह। बाहर के लिए ली मू को जाओ के राजा ने एग्जीक्यूट करवा दिया था, पर असल में वो अभी भी जिंदा था। और यहीं जाओ फेंग के पीछे खड़ा श्याओ हे एक पल के लिए बिल्कुल जम सा गया। किन किन को वो नहीं पहचान पाया, पर ली मू को वो कैसे भूल सकता था। किन की सेवा में आने से पहले श्याओ हे जाओ राज्य से गुजरा था और उसने ली मू को अपनी आंखों से देखा था। जाओ का सुप्रीम जनरल, एक ऐसी शख्सियत जो भुलाई नहीं जा सकती। ली मू जिंदा है? कहा तो गया था कि किंग जाओ ने उसे मार दिया। क्या प्रभु ने बीच में कुछ किया?
और ये किनकिन, अगर मुझे याद है ये यान का सुप्रीम जनरल था। कहा गया था कि सरेंडर के बाद उसने आत्महत्या कर ली। फिर ये सब जिंदा कैसे हैं? प्रभु ने ऐसा कौन सा जाल बुना है? श्याओ हे का दिमाग हिल चुका था। और ये तो उसकी पहली ही दिन की सर्विस थी। अभी से इतने गहरे राज सामने आ गए थे। यान का किनकिन मर चुका है। किनकिन ने गहरी नम्रता से झुकते हुए कहा, अब जो किनकिन बचा है वो सिर्फ प्रभु की सेवा करता है। उसके चेहरे पर बिल्कुल सच्ची वफादारी थी। बस करो ये फॉर्मेलिटीज़। जाओ फेंग ने हाथ हिलाया। बैठो। वो कैंप के एक कमरे की तरफ बढ़ा। बाकी सब उसके पीछे पीछे गए। जाओ फेंग जैसे ही बैठा, बाकी सब सीधे खड़े रहे। बैठ जाओ। जाओ फेंग मुस्कुराया। धन्यवाद प्रभु। तीनों ने आभार व्यक्त किया और उसके दोनों तरफ बैठ गए। श्याओ हे, जाओ फेंग बोला, मैं तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। ये है ली मू, जाओ के पुराने सुप्रीम जनरल। ये है सीमा शांग और ये है किनकिन, यान के पुराने सुप्रीम जनरल। और मेरे पास बैठा ये व्यक्ति एक अद्भुत एडमिनिस्ट्रेटर और स्ट्रैटेजिस्ट श्याओ हे। जाओ फेंग ने एक एक करके सबकी तरफ इशारा किया। श्याओ हे ने तुरंत मुट्ठी बंद कर प्रणाम किया। मैं तीनों महाजनरलों के नाम पहले से ही सुनता आया हूँ। ये हमारी प्रजा का सौभाग्य है कि आप अभी भी जिंदा हैं। उसकी आवाज़ में पूरी सच्चाई थी। भाई श्याओ। तीनों ने सलाम लौटाया। हम आज भी सांस ले रहे हैं सिर्फ प्रभु की दया से। लीमू मुस्कुराते हुए बोला, अगर प्रभु ना होते तो हम कब के मिट्टी में मिल चुके होते। अब तक लीमू अपने नसीब को पूरी तरह स्वीकार कर चुका था। जाओ के लिए उसकी वफादारी उसी पल खत्म हो गई थी जब राजा ने उसे मरने का हुक्म दिया था। वफादारी का मतलब अंधी वफादारी नहीं होता। प्रभु, सीमा शांग जोश में बोला, मैंने सुना है आपने 10,000 सैनिकों को लेकर उत्तरी बर्बरों की जमीन पर चढ़ाई की और सबका सफाया कर दिया। मैं आपको देखकर ही रोमांचित हो जाता हूँ। लीमू और किनकिन ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में गहरा आदर और सम्मान चमक रहा था। चैप्टर 246 झाओ फेंग का धरती हिला देने वाला तलवार प्रहार। उनके चेहरों पर चमकती उम्मीद और आंखों में छुपी ललक देखकर झाओ फेंग समझ गया, ये लोग भी उसकी तरह उत्तरी कबाइलों से लड़ना चाहते थे, हुआक्सिया के गौरव को बचाने के लिए। हुआक्सिया का हर एक जनरल, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, झाओ फेंग की नॉर्दर्न ट्राइब्स के खिलाफ यात्रा को अपने लिए गर्व का विषय मानता था। ली मू और बाकियों की आंखों में चमकती उत्सुकता देखकर झाओ फेंग हंसते हुए बोला, अच्छी तरह ट्रेनिंग करो, वो दिन जरूर आएगा जब तुम खुद सेना लेकर युद्ध भूमि में उतरोगे। प्रभु, ली मू जोश से बोला, मैं और सीमा शांग दोनों अब जियांटियन रियल में प्रवेश कर चुके हैं और असली मार्शल की प्राप्त कर ली है। बोलते हुए ली मू ने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली के इर्द गिर्द की एक धारा लपेटने लगी। अगर ध्यान से देखा जाए तो पहचाना जा सकता था, ये वही की थी जो ड्रैगन एलिफेंट आर्ट से उत्पन्न होती है, वो टेक्निक जो कभी झाओ फेंग ने खुद अभ्यास की थी। बाद में जब झाओ फेंग को और भी उन्नत कल्टीवेशन मेथड मिल गया तो ड्रैगन एलिफेंट आर्ट अपने सबसे विश्वसनीय अधीनस्थों को दे दी। ये टेक्निक खासकर सैनिकों के लिए बनी थी, ली मू जैसे लोगों के लिए। जियांटियन का तीसरा स्तर बुरा नहीं, झाओ फेंग ने सिर हिलाया। मैं अभी बस जियांटियन के पहले स्तर में ही हूँ, सीमा शैंग ने विनम्रता से कहा। जियांटियन रियल्म सिर्फ शुरुआत है, झाओ फेंग ने गंभीर आवाज में कहा। सच्चा शक्तिशाली बनने के लिए ये काफी नहीं है। चिंता न करें प्रभु, दोनों ने एक साथ कहा, हम पूरी लगन से अभ्यास करेंगे और कभी आपको निराश नहीं करेंगे। झाओ फेंग की सेवा में आने के बाद ये दोनों जैसे एक नए संसार में प्रवेश कर चुके थे। मार्शल कल्टीवेशन का रास्ता, ये नशे जैसा था, ऐसा अनुभव जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और तुम क्विंगचिन? झाओ फेंग ने उसकी तरफ देखा। प्रभु, मेरी बुद्धि कुछ मंद है, मैं सिर्फ हाउटियन रियल्म के 5वें स्तर तक ही पहुंच पाया हूँ। ये भी अच्छी प्रगति है, झाओ फेंग मुस्कुराया। तुम सब में मार्शल एप्टीट्यूड है और वही कल्टीवेशन की सबसे बड़ी कुंजी होती है। इस बीच शाओ हे एक तरफ खड़ा बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उनकी बातों का उसे मुश्किल से एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा था। मार्शल कल्टीवेशन, जियांटियन रियल्म, हाउटियन रियल्म,
उसके लिए तो ये सब किसी और ही दुनिया की भाषा लग रही थी। चलो, झाओ फेंग हंसते हुए बोला, तुम्हारी मार्शल शक्ति देखते हैं। आखिर वो यहाँ आया ही था तो शाओ हे की दुनिया भी थोड़ी सी खोल देनी चाहिए। झाओ फेंग के भविष्य के लिए मार्शल कल्टीवेशन सबसे महत्वपूर्ण था। उसके दृष्टिकोण में जो वंश वो स्थापित करेगा वो पिछले राजवंशों की तरह जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। वो एक सच्चा अमर साम्राज्य बनाना चाहता था, जो कम से कम तब तक रहे जब तक वो खुद जीवित हो, और जब तक वो शत्रुओं का वध करता रहेगा उसे अनंत आयु मिलती रहेगी। शेंजू बहुत विशाल था। एक इंसान पूरी जिंदगी उसमें घूमता रहे तब भी उसकी सीमा तक न पहुंच पाए, पर दुनिया शेंजू से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। झाओ फेंग हमेशा इस बात पर हैरान रहता था, आसमान और धरती में इतनी अधिक स्पिरिचुअल एनर्जी होने के बावजूद कोई और कल्टिवेटर क्यों नहीं मिला। कम से कम शेंजू में या इस मॉर्टल संसार में उसे कभी नहीं मिला। इसके पीछे कोई गहरा रहस्य जरूर था, और झाओ फेंग ने ठान लिया था सिर्फ अपना साम्राज्य बनाना ही नहीं बल्कि इस रहस्य को भी उजागर करना है। एक दिन हुआक्सिया की सेना शेंजू की सीमाओं से परे मार्च करेगी। शत्रुओं का वध करके और उनके गुण संग्रह करके झाओ फेंग और भी शक्तिशाली बनता जाएगा, और वो अकेला कल्टिवेटर नहीं होगा, उसके सब अधीनस्थ इस रास्ते पर चलेंगे। जैसे ही साम्राज्य स्थापित होगा, कल्टीवेशन टेक्निक्स का प्रसार भी शुरू होगा, पर स्वाभाविक रूप से एक हायरार्की होगी। सिर्फ सच्ची वफादारी वाले लोग ही सबसे उन्नत टेक्निक्स पाएंगे। जो वफादार नहीं होंगे उनके लिए हाउटियन रियल्म ही सीमा होगी। ये था झाओ फेंग का विशाल भविष्य दृष्टि, और इसके चक्र पहले ही घूमने लगे थे। यन कोट सिर्फ शैडो गार्ड्स ही नहीं बल्कि असली युद्ध में लड़ने वाली सेना को भी तैयार कर रहा था। वो सब हाउटियन स्टार की ड्रैगन एलिफेंट आर्ट का अभ्यास कर रहे थे, जबकि यन कोट के शैडो गार्ड्स अपनी विशेष ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहे थे। झाओ फेंग के इशारे पर सब लोग कैंप के एक खुले ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचे, जिसके सामने घना जंगल था। प्रभु, ली मू ने झुककर कहा, मैं पहले प्रदर्शन करूंगा। उसने अपनी कमर से तलवार पकड़ी। की से उसे भरते हुए उसने एक जोरदार वार किया। स्विश! तलवार की शक्ति कई मीटर लंबी एक धार बनकर सीधे जंगल की तरफ बढ़ गई। पल भर में क्रैक क्रैक क्रैक, तलवार की ने सब कुछ काट डाला। 5-6 बड़े पेड़ जो आदमी की बाहों से भी मोटे थे, ऐसे कट गए जैसे तिनके हों। पेड़ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। ये शाओ हे बिल्कुल सन्न रह गया। अगर उसने ये अपनी आंखों से न देखा होता तो वो कभी विश्वास नहीं करता। ये इंसान की क्षमता से परे है। क्या मैं सपना देख रहा हूं या कोई जादू है? वो गिरे हुए पेड़ों को घूरता रहा, फिर आसपास के लोगों की तरफ देखा, पर उनके चेहरों पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी, जैसे ये सब बिल्कुल सामान्य हो। अच्छा वार था, झाओ फेंग ने प्रशंसा की। तलवार की सही बनी है और की भी काफी स्थिर है। धन्यवाद प्रभु, ली मू ने अदब से कहा। प्रभु, सीमा शैंग ने कहा, मेरी क्षमता जनरल से काफी कम है। पूरी शक्ति लगाकर भी मैं सिर्फ 2 या 3 पेड़ ही काट पाता हूँ। प्रभु, ली मू ने उत्सुकता से झाओ फेंग की तरफ देखा। क्या आप अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन करेंगे? यन कोट में सब जानते थे, उनका प्रभु अपार शक्तिशाली है और मार्शल कलाओं में नंबर 1 है। आखिर कल्टीवेशन का ज्ञान उसी से मिला था, पर किसी ने कभी झाओ फेंग को पूरी शक्ति से लड़ते नहीं देखा था। ली मू की बात सुनते ही सीमा शैंग और क्विंगचिन के चेहरों पर भी बेचैनी और उत्सुकता आ गई। मैं कई सालों से युद्ध कर रहा हूं, पर मैंने कभी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। ये झूठ नहीं था, ये सच था। अगर झाओ फेंग ने कभी बैटलफील्ड पर अपनी पूरी शक्ति दिखा दी होती तो उसकी खबर कब की पूरे देश में फैल चुकी होती। और एक और बात, झाओ फेंग अभी भी श्योर नहीं था कि इस मॉर्टल दुनिया में कोई और गुप्त कल्टिवेटर है या नहीं। उसके पास शक्ति थी, वो शायद पूरे शेंजू का सबसे ताकतवर व्यक्ति था। फिर भी उसकी आयु पर बंधन और इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी होने के बावजूद दूसरे कल्टिवेटर्स का न मिलना, ये सब उसे गहरी शंका में डाल रहा था। अगर झाओ फेंग अपनी शक्ति का ज्यादा प्रदर्शन कर देता और अगर अंधेरों में कोई छुपे हुए लोग मौजूद होते तो मामला खतरनाक हो सकता था। झाओ फेंग अपनी जिंदगी को बेहद कीमती मानता था, इसीलिए उसने कभी भी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं किया था।
प्रभु ने कभी पूरी शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया, फिर वो आखिर कितने शक्तिशाली होंगे? लीमू और बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में और भी गहरी श्रद्धा भर चुकी थी। प्रभु, लीमू ने विनम्रता से कहा, कृपया ये तलवार स्वीकार करें। उसने अपनी तलवार जाओ फेंग के दोनों हाथों में पकड़ा दी। तुम्हारी ये तलवार शायद सिर्फ एक ही वार में टूट जाएगी, जाओ फेंग हंसते हुए बोला। अगर वाकई टूट जाए तो ये तलवार अपना सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा कर देगी, लीमू ने बिना झिझक जवाब दिया। जाओ फेंग मुस्कुराया और तलवार स्वीकार कर ली। उसकी नज़र आगे घने जंगल पर जा टिकी। बाकी सब लोग सांस रोककर देख रहे थे। शाओ हे की आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, जैसे वो अपनी आंखों से ही ये तय कर लेना चाहता हो कि ये सब सच है या भ्रम। आज जो कुछ उसने देखा था वो उसकी पूरी दुनिया को हिला चुका था। जाओ फेंग ने तलवार उठाई और अपने डांटी एंड से इनर एनर्जी को गति देने लगा। एक ही पल में एक प्रभुत्वशाली सुनहरी ट्रू एनर्जी फूट पड़ी और तलवार को लपेट लिया। जैसे ही शक्ति तलवार में समाई, बज़ बज़, तलवार जोर से कांप उठी, जैसे वो अपनी सीमा तक पहुंच चुकी हो। अगले ही पल जाओ फेंग ने तलवार को आगे के घने जंगल की तरफ सीधी हॉरिजॉन्टल धार में घुमा दिया। हुश! सुनहरी तलवार उजाला बिजली की तरह आगे बढ़ गया। उसकी गति आंखों से पकड़ में आने से भी तेज थी। जहां जहां तलवार की रोशनी गुजरी, वहां के पेड़ पल भर में कट गए। आंख झपकते ही तलवार की शक्ति 100 झंग से ज्यादा, लगभग 200 झंग यानी करीब 600 मीटर तक पहुंच चुकी थी। जो जंगल कुछ पल पहले घना था, अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बीच से साफ काट दिया हो। कई 100 मीटर के दायरे में एक भी पेड़ खड़ा नहीं बचा था। जहां तलवार की शक्ति आखिरकार खत्म हुई, वहां भूम! आसमान गूंज उठा। बचा हुआ एनर्जी लहरों की तरह चारों दिशाओं में फैल गया। जबरदस्त झटके ने जाओ फेंग के पीछे खड़े लोगों को 2-3 कदम पीछे ढकेल दिया। क्या ये किसी इंसान का काम हो सकता है? सिर्फ एक वार में 200 झंग के दायरे का सब कुछ कट गया। ये तो कम से कम 100-200 पेड़ होंगे। अगर ये वार किसी सेना के बीच पड़ा होता तो पल भर में सैकड़ों नहीं, हजारों सैनिक मारे जाते। हमारे प्रभु की शक्ति अब आम इंसान से काफी आगे निकल चुकी है। ये तो वो शक्ति है जो इंसान के पास होनी ही नहीं चाहिए। लीमू और बाकी सब बिल्कुल गूंगा रह गए। उनकी आंखों में सिर्फ अविश्वास और भक्ति थी। यान कोट के डाक गार्ड्स तक जाओ फेंग की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में और भी भड़कती हुई श्रद्धा जल रही थी। और रही बात शाओ हे की, तो वो तो बिल्कुल सुन्न हो चुका था। ये सपना है, हाँ ये जरूर सपना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो वहीं खड़ा रह गया, चेहरा पूरी तरह खाली। फिर उसने खुद को जोर से छुआ। दर्द हो रहा है। तेज दर्द ने शाओ हे को चीखने पर मजबूर कर दिया। ये सच है, सब कुछ सच है। हमारे प्रभु ने सिर्फ एक वार में सैकड़ों पेड़ काट दिए। ये इंसान के बस का नहीं। हमारे प्रभु जरूर कोई अमर देवता है, एक लेजेंडरी इमॉर्टल। शाओ हे की नज़र जाओ फेंग पर जम गई, जैसे वो किसी देवता को देख रहा हो। उस पल जाओ फेंग ने धीरे से अपने हाथ की तलवार उठाई। सबकी नज़र तुरंत उस पर चली गई। उन्होंने देखा, जो तलवार कभी मजबूत थी, अब उस पर अनगिनत दरारें पड़ चुकी थीं, और अगले ही पल क्रैक! तलवार पूरी तरह टूट गई और बारीक धूल बनकर जमीन पर बिखर गई। तलवार वाकई प्रभु की ट्रू एनर्जी सहन नहीं कर पाई। लीमू ने हैरानी से कहा, प्रभु, क्या हम पूछ सकते हैं आप किस स्तर की मार्शल कल्टिवेशन पर पहुंच चुके हैं? सीमा सांग ने श्रद्धा से पूछा। ट्रू एनर्जी के मामले में मैं ग्रैंड मास्टर स्तर पर हूं। ग्रैंड मास्टर? वो तो मास्टर से भी ऊपर होता है ना? इस स्तर पर तो प्रभु की शक्ति लेजेंड के इमॉर्टल्स के बराबर होगी। सब लोग पूरी तरह से हिला दिए गए थे। प्रभु,
क्या आप वाकई एक अमर देवता हैं? आखिरकार श्याओहो बोल पड़ा। उसकी आंखों में पूरा आदर, भय और विस्मय भरा हुआ था। अमर देवता? ज़ाओफेंग ने सर घुमाया। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। पूरा नहीं। फिर प्रभु ये सब कैसे कर पाते हैं? ये शक्ति आम इंसान की तो हो ही नहीं सकती। श्याओहो ने आगे के जंगल की तरफ इशारा किया, जहां सैकड़ों पेड़ एक ही लाइन में कटे हुए पड़े थे। वो शब्दों में बयान ही नहीं कर पा रहा था। इस शक्ति को मार्शल आर्ट्स कहते हैं, ज़ाओफेंग ने गंभीर आवाज में कहा। जो भी मेरी सच्ची वफादारी करेगा वो इसे सीख सकता है। मैं भी? श्याओहो ने उम्मीद भरी नजरों से ऊपर देखा। जब तक तुम्हारे पास सही मार्शल फाउंडेशन है, तुम भी कल्टिवेट कर सकते हो, ज़ाओफेंग ने सीधा जवाब दिया। मैं अपनी सच्ची वफादारी प्रभु को अर्पित करता हूँ। श्याओहो तुरंत झुक गया। तुम्हारी निष्ठा मुझे दिख रही है, ज़ाओफेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इसलिए तुम फाउंडेशन मार्शल आर्ट की पहली लेयर से शुरुआत कर सकते हो। धन्यवाद प्रभु। श्याओहो खुशी से भर उठा। प्रभु! इसी वक्त यिंगबू आगे बढ़ा। उसके साथ एक जवान शैडो गार्ड था। तुम भी शाक्यू आ गए? ज़ाओफेंग ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। प्रभु के लौटने की खबर सुनते ही यान कोर्ट की स्थिति बताने आ गया हूँ, यिंगबू ने श्रद्धा से कहा। यहाँ कोई बाहरी नहीं है, खुलकर बोलो, ज़ाओफेंग ने चारों तरफ देखते हुए कहा। यान कोर्ट बहुत तेजी से विकास कर रहा है, यिंगबू ने रिपोर्ट शुरू की। अब तक हम 100 से ज्यादा स्ट्रॉन्गहोल्ड्स बना चुके हैं, सब के सब दूर दराज और छुपे हुए स्थानों पर। जियूशियान लाओ के अंतर्गत शैडो गार्ड्स की संख्या अब 35,000 से ज्यादा हो चुकी है। सभी एलीट हैं और सब मार्शल कल्टिवेशन में ट्रेंड हैं। इसके अलावा हम पूरे देश में प्रतिभाशाली लोगों की तलाश जारी रखे हुए हैं, उन्हें शैडो गार्ड्स के रूप में तैयार कर रहे हैं। लेकिन पहले की तरह अंधाधुंध भर्ती नहीं होती। अब हम क्वालिटी पर जोर देते हैं। हर महीने 1000 से कम लोग लिए जाते हैं, लेकिन सब के सब टॉप लेवल होते हैं। यिंगबू ने गंभीरता से रिपोर्ट दी। 35,000? काफी बड़ी शक्ति है, ज़ाओफेंग ने हल्की सांस लेते हुए कहा। 5 साल से भी कम समय में, शून्य से शुरू करके उसने आज यान कोर्ट को इस मुकाम तक पहुंचाया था। एक ऐसा गुप्त संगठन जो पूरे देश में फैला हुआ था, और ये सब उसका अपना रचित कार्य था। ज़ाओफेंग के पास खड़े श्याओहो एक बार फिर हिला दिया गया। 35,000 शैडो गार्ड्स पूरे देश में। जियूशियान लाओ भी प्रभु का है? ये कैसे मुमकिन है? इतनी बड़ी सेना को संभालना तो असंभव लगता है। लेकिन जियूशियान लाओ, वो तो हर दिन सोने की खान है। पूरे राज्य में शाखाएं। यही तो है इतनी एलीट शक्ति का वित्तीय आधार। अविश्वसनीय। श्याओहो फिर से सन्न रह गया। आज ज़ाओफेंग के साथ रहकर उसका पूरा दृष्टिकोण ही बदल चुका था। न सिर्फ उसने मार्शल आर्ट्स की अलौकिक शक्ति देखी थी, बल्कि अपने प्रभु के भयंकर प्रभाव को भी समझा था। सच में आंखें खोल देने वाला अनुभव था। तुमने अच्छा काम किया है, ज़ाओफेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर उसकी नज़र यिंगबू के पास खड़े जवान पर पड़ी। तुम्हारा अधीनस्थ हानशिन प्रभु को प्रणाम करता है। हानशिन ने गहरा झुककर प्रणाम किया। उसकी आंखों में भक्ति और जुनून भरा हुआ था। वो ज़ाओफेंग को अपना सबसे बड़ा उपकारक मानता था, और असल में ये सच भी था। हानशिन के लिए ज़ाओफेंग सिर्फ उसका रक्षक नहीं था, बल्कि उसके पूरे परिवार का रक्षक था। अगर ज़ाओफेंग की पीनल बटालियन की नीति न होती, अगर उसकी कृपा न होती, तो हानशिन के पिता हान चेनरियन या तो कोरिया में मर चुके होते या फिर दास बना दिए जाते। लेकिन ज़ाओफेंग के आदेश के कारण उनके पिता न सिर्फ जिंदा रहे, बल्कि एलीट पर्सनल गार्ड कमांडर बन गए, सुप्रीम जनरल के पास एक उच्च पद पर। कहना गलत नहीं होगा, ज़ाओफेंग ने हानशिन का पूरा भविष्य बदल दिया था। हानशिन, ज़ाओफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी छोटी उम्र में तुम इनेट रियल्म तक पहुंच गए हो। बुरा नहीं, सब प्रभु की दया का परिणाम है, हानशिन ने तुरंत कहा। मार्शल आर्ट्स सिर्फ बुनियाद है, ज़ाओफेंग ने गंभीरता से कहा। मैं चाहता हूं तुम सेनाओं का नेतृत्व करो, एक महाजनरलों जैसा प्रतिभा रखो। युद्ध के अमर देवता, इतिहास का वॉर गॉड हानशिन, इसकी असली पहचान यही थी। ज़ाओफेंग कभी नहीं चाहता था कि हानशिन सिर्फ एक शैडो गार्ड बनकर रह जाए। चिंता न करें प्रभु, ये लड़का हानशिन कमांड के लिए जन्मा है, ली मू ने तुरंत कहा। मुझे पूरा विश्वास है ये एक दिन महान जनरल बनेगा। अच्छा, ज़ाओफेंग ने सर हिलाया और यिंगबू की तरफ देखा।
हानशिन को ज्यादा मिशंस पर मत भेजना। उसका भविष्य सेनाओं का नेतृत्व करना है, न कि हत्या या जानकारी इकट्ठा करना। समझ गया प्रभु, यिंगबू ने तुरंत जवाब दिया। हानशिन भी आगे आया। मैं अपने गुरु के साथ अध्ययन करूंगा, युद्ध कला में पूरी तरह निपुण बनूंगा, प्रभु की अपेक्षाओं पर कभी खरा उतरूंगा। मैं भी उसका मार्गदर्शन करूंगा, ली मू ने वचन दिया। श्याओहो, ज़ाओफेंग ने उसे पुकारा। मैं यही हूँ प्रभु, श्याओहो तुरंत बोला। अगर तुम यानकॉट के बारे में और जानना चाहते हो तो शाक्यू लौटने से पहले कुछ दिन यहीं रुक सकते हो। अगर तुम कल्टिवेशन सीखना चाहते हो तो ली मू और बाकी तुम्हारी मदद करेंगे। मैं कुछ समय के लिए सेक्लूजन में जा रहा हूँ, ज़ाओफेंग ने बताया। धन्यवाद प्रभु, श्याओहो ने झुककर कहा। इतना कहकर ज़ाओफेंग कैंप की तरफ बढ़ गया। ये सब हमारे प्रभु ने किया। तब जाकर यिंगबू ने पीछे मुड़कर तबाह हुआ जंगल देखा, सैकड़ों बिरे हुए पेड़। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही भाव था, श्रद्धा।